So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is going to be very important because इस particular video में हम ICSE स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने वाले हैं फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है। यहाँ पर हमने कुछ सब्जेक्ट्स का सॉल्व किया है, बायो का, केमिस्ट्री का, ऑलरेडी मैंने स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर दिया है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं स्पेसिमेन पेपर ऑफ योर हिस्ट्री सिविक्स। तो देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली जिस पैटर्न से तुम्हारा इस बार का ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर लॉन्च हुआ है, सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में, और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकता है। और अगर तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम्हें यहाँ पर तुम सॉल्व कर लेते हो स्पेसिमेन पेपर, सो डेफिनेटली तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स का तुम्हें पता लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, और सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन सिमिलर टॉपिक से तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इसके साथ साथ हिस्ट्री सिविक्स में डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर तुम्हें आंसर्स करना है, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। और देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर पैटर्न पता होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स है 2 पार्ट्स में आता है क्वेश्चन पेपर, वन इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट 1 जो रहेगा, पार्ट 1 में यहाँ पर MCQs रहेगा और भी क्वेश्चंस रहेगा जो कि कंपलसरी पोर्शन है, तो तुम्हें वहाँ पर सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो पार्ट 2 रहेगा इसमें चॉइसेस रहेगा, तुम्हारा सिविक्स का भी लॉन्ग क्वेश्चंस होगा, हिस्ट्री का भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें कि तुम्हें चूज करना है। सो दिस इज रिगार्डिंग द पैटर्न। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। So as you can see, this is the official specimen paper of your history civics. We are going to solve this. यहाँ पर तुम्हें बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। और देखो स्पेसिमेन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स का स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना है। तुम्हें पता लगेगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आता है, एंड डेफिनेटली द क्वेश्चंस दैट यू विल बी गेटिंग इन योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स इन योर ICSE एज वेल एज ISC, दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। सो डू सॉल्व इट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 सॉल्व करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर MCQs है, देर आर 16 MCQs इन पार्ट 1, और क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा तुम्हें सारे MCQs के लिए। सो ईच MCQ कंप्राइजेज ऑफ 1 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्डिनेंस इज कॉल्ड अ टेम्पोररी लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द सेम। सो ऑर्डिनेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। First option A is only the cabinet can prepare an ordinance. B is it is issued when the parliament is not functioning. C is if the parliament does not approve it within 6 weeks it becomes inoperative. And D is only the president can promulgate an ordinance. So option number D is the correct option. That means only the president can promulgate an ordinance. Moving ahead to next question, that is question number 2. Now you can see there is a column given here. तुम्हें ये कॉलम को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर देखो कैंडिडेट्स का नाम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, और इसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी दिया हुआ है कैंडिडेट का, तुम्हें इसे रीड करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ये देख लो, गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ अ फ्यू इंडियन citizens, and based on this you have to select the person who fulfills the eligibility criteria to become a member of the Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament. तो राज्य सभा का तुम्हें यहाँ पर conditions, I hope you know the conditions. What are the conditions? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो तुम्हें यहाँ पर देखना है कि आउट ऑफ ऑल दीज मतलब डिटेल्स इसमें से कौन सा कैंडिडेट फिट है या फिर सूटेबल है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखो फर्स्ट है W। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर कंडीशन, पहला कंडीशन एज रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि इट इज़ 30 ईयर। A person who wishes to become a member of the Rajya Sabha, he or she should be above 30 years और he should be at least 30 years. So यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाला तुम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो X, बिकॉज 25 ईयर्स कम हो गया। और उसके बाद यहाँ पर Z में तुम देखो यहाँ पर क्या लिखा है डिटेल्स में, कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट केस में यहाँ पर नहीं हो सकता, अगर कोई क्राइम करेगा देन ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर डेफिनेटली। सो Z यू कैन स्ट्राइक ऑफ, X यू कैन स्ट्राइक ऑफ। नाउ आउट ऑफ W एंड Y हमारा इसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। एज देखो यहाँ पर 35 है, तो 35 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, बिकॉज 30 से एज लिमिट है, मतलब 30 से स्टार्टिंग है। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला का देखो यहाँ पर डिटेल्स में क्या लिखा है, रिसेंटली डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, सो ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन तुम्हारा बच गया W।
और यहाँ पर डिटेल्स देखो क्या लिखा है, बिलोंग्स टू अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सो ये फिर भी बन सकता है डेफिनेटली। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट मीन्स वाई, कैंडिडेट वाई कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ तुम्हें पता होगा कि इस बार तुम्हें 5-6 मार्क्स का सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें MCQs में यहाँ पर ओनली MCQs में तुम्हें यहाँ पर 5-6 मार्क्स का क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए तुम्हें क्या करना है, डेफिनेटली कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम ही है, लेकिन तुम्हें थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। अगर तुम अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं करोगे, MCQs को रीड नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारा डेफिनेटली यहाँ पर तुम गलत ऑप्शन टिक कर दोगे। सो प्लीज़ रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, देयर इज़ नथिंग स्पेशल, सेम ही है, थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, द ऑपोजिशन फील्स दैट द रूलिंग गवर्नमेंट डज नॉट हैव द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड वॉन्ट्स टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। सो बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा मोशन यूज होगा, विच ऑफ दीज मोशंस विल द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मूव, वेदर इट इज एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स या फिर सेंसर मोशन। तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। Now moving ahead to the next question, that is question number 4. Question 4 है, when the Supreme Court reviews any judgment made by it to remove an error, it falls under dash jurisdiction. So अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी मतलब यहाँ पर जो जजमेंट है उसको रिव्यू कर रहा है, तो यहाँ पर रिवाइज करेगा उसको अगर उसमें कुछ भी एरर है। सो इसको हम लोग रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। Moving ahead to next question, that is question number 5. Now question number 5 देखो, identify the officials who form the electoral college for the presidential elections in India. So P, Q, R, S ये 4 things दिया हुआ है, तुम्हें 4 रीड करना है और इसमें से कौन सा जो ऑफिशियल है वो इलेक्टोरल कॉलेज को फॉर्म करता है फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। सो P क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, Q इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, R इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड S इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होता है और यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है। सो ये 2 ऑफिशियल्स यहाँ पर फॉर्म करता है इलेक्टोरल कॉलेज। सो P एंड R इज करेक्ट, तो P एंड R कौन से ऑप्शन में, C में। सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन फॉर question number 5. Moving ahead to next question, that is question number 6. Now court of district judge is to civil cases. अगर court of district judge is to civil cases है, so sessions court will be dash cases. So it will be criminal cases because session court it deals with the criminal cases. So option number B will be the correct option for question number 6. Moving ahead to next question, that is question number 7. So question 7 क्या है, read the 2 statements given below about the civil disobedience movement and select the option that shows the correct relationship between A and B. So first क्या है, A B तुम्हें दोनों रीड करना है और उसके बाद तुम्हें ऑप्शंस देखना है और उसमें से क्या रिलेशन है A और B के बीच में, तुम्हें करेक्ट ऑप्शन में चूज करना है। सो A क्या है, Gandhi's civil disobedience was based on engaging in dialogue and negotiation with the British. और इसका यहाँ पर बी में क्या दिया हुआ है, गांधी बिलीव दैट वायलेंस एंड एग्रेशन आर काउंटर प्रोडक्टिव टू अचीव एनी गोल। नाउ बेस्ड ऑन दिस यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बी कॉन्ट्राडिक्ट्स ए, ऑप्शन बी में है बी इज द रीजन फॉर ए, सी में है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स एंड डी इज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर independent of each other. So here the correct option will be option number B. B is the reason for A. That means this is the reason for A. Now the next question is question number 8. The central government of a country named X has decided to enforce a law similar to the Vernacular Press Act. So ये जो law होगा वो similar to Vernacular Press Act है, which was enacted by the British in India in 1878 to control and regulate the vernacular press. Now based on the information given above, who among the following is most likely to benefit from the enforcement of the law in X? So ये जो law होगा इससे किसका benefit होगा? So first is its citizens, B is the media industry, C is the opposition party and D is the ruling political party. So the correct option will be D, that means the ruling political party इसका benefit होगा. Now next is question number 9. In 1856, the British East India Company justified the annexation of Awadh. This is also called Oudh.
a princely state in the northern India on what grounds? सो ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि तुम्हारा चैप्टर है, मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्वायर मोर लैंड फॉर द ब्रिटिश कॉलोनीज, बी इज स्टॉप द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, सी इज पनिश द नवाब ऑफ अवध फॉर अपोजिंग ब्रिटिश रूल, एंड डी इज ड्यू टू एलिग misgovernance by the नवाब ऑफ अवध. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन. चैप्टर 1 से है, तुमने पढ़ा होगा आई होप. नेक्स्ट नाउ यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है. यहाँ पर तुम्हारा एक न्यूज़पेपर दिया हुआ है. दिस वॉज पब्लिश्ड इन द डेली एक्सप्रेस ऑन 29th of June मंडे 1914. नाउ बेस्ड ऑन दिस यहाँ पर देखो तुम्हें यहाँ न्यूज़पेपर में क्या दिख रहा है, एयर टू ऑस्ट्रियन थ्रोन मर्डर्ड. सो ये तुम्हारा सराजेवो क्राइसिस के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज यहाँ पर देखो तुम देख सकते हो ये मर्डर्ड वाला तुम्हारा वो चैप्टर में था, वर्ल्ड वॉर्स का चैप्टर था, उसमें था. तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द अबव इंसिडेंट. सो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या था, इट लेड टू द सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका, बी इज इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, C is Austria and Hungary became two independent nations, and D is democracy replaced monarchy in many countries. So here the correct option will be option number B. It led to the First World War. Immediate cause of the First World War क्या था? Assassination of the Archduke Franz Ferdinand. That means Sarajevo crisis. So option B correct है. This is one of the immediate cause of the First World War. Now next is question number 11. Identify the odd one out of the following objectives. First है to promote among Muslims of India support for the British government. B is to remove any misconceptions regarding the intention of the government. C is to protect and advance the political rights and interest of the Muslim. तो मुस्लिम लीग का यहाँ पर तुम देख सकते हो सारा ऑब्जेक्टिव्स है. और यहाँ पर लास्ट क्या है, टू एबॉलिश दी जमींदारी सिस्टम. सो दिस इज द ऑड वन आउट. ये सारा अलग है और ये तुम्हारा ऑड है, ये सारा सेम मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है मुस्लिम लीग का, और ये डी अलग है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द ऑड वन. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ कॉलेज स्टूडेंट नेम रोशनी is doing a project on a prominent Indian leader whose core work revolved around Dalit rights. So who is Roshni most likely writing about? तो ये किसके बारे में लिख रही है, तुम्हें ये बताना है. So first option is सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, B is फिरोज शाह मेहता, C is दादा भाई नौरोजी and D is ज्योतिबा फुले. So the correct option will be ज्योतिबा फुले. That means option number D, because ये दलित rights के बारे में है. So that means it is going to be Jyotiba Phule. That means option number D. Moving ahead to next question, that is question number 13. So question 13 क्या है, dash was the cause for the renewal of the civil disobedience movement. So what was the cause of the renewal of civil disobedience movement? First है failure of the second round table conference. So definitely यही reason था, यही cause था. So option number A will be correct. Moving ahead to next question, that is question number 14. Non-permanent members of the Security Council have a term of 2 years. So 2 कौन से option में है? Option number A में. So option number A is correct. Moving ahead to next question, that is question number 15. So question number 15, this is the second last MCQ. Which of the following policies of a dictator ruling over country X is most aligned with the ideologies of Mussolini during his time in power? सो यहाँ पर कौन सा पॉलिसी जो है उसके साथ मैच कर रहा है, तुम्हें ये बताना है. तुम्हें यहाँ पर सारा ऑप्शंस रीड करना है. फर्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन, तो ये तुम्हारा डेफिनेटली मैच कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. बाकी सारा ऑप्शंस भी एक बार रीड कर लेना, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. नाउ दिस इज द लास्ट MCQ. वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन 2 एज वेल इन दिस वीडियो. So 16 is which of the following scenarios describe the NAM, that is non-alignment policy. So first option is a country who forms a military alliance only with the United States. B is a country maintains relations with both factions during the Cold War and does not take sides.
C is a country is a part of religious movement advocating non-violence. And D is a country aligns with the Soviet Union and receives military aid. So option number B is correct. A country maintains relations with both factions during the Cold War and does not take sides. मतलब किसी का भी साइड नहीं लेगा लेकिन दोनों तरफ रहेगा. सो ये तुम्हारा नाम है नॉन अलाइड मूवमेंट. ये तुम्हारा लास्ट में हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दिस वॉज फॉर्म नैम. नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन न्यूज़ केयरफुली. नाउ देयर इज़ अ न्यूज़ गिवन and this was published in news18.com, published on 14th of March 2022. So last year यहाँ पर ये publish हुआ था news18.com में 14th of March को, और ये न्यूज़ दिया हुआ है. Let's read the news and based on the news you have to answer the questions. Let's read the headline. Mysuru Lok Adalat settles 53-year-old civil case involving Kannada poet Skeen. This case went on for a total of 53 years in various courts. मतलब 53 years तक ये जो केस था ये चला different courts में and involved 10 advocates and 40 witnesses. Now state any 2 advantages of Lok Adalat that can be deduced from the above news headlines. अब देखो ये कन्फ्यूजन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में आया है. ये तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तुम बोल सकते हो. मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है. थोड़ा सा यहाँ पर हेडलाइन दिया हुआ है ताकि तुम्हें कंफ्यूज किया जाए. उसके बाद क्वेश्चन सेम है, तुम्हें कोई भी 2 एडवांटेज लोक अदालत का लिखना है. बट येस, कीप दिस पॉइंट इन माइंड के क्वेश्चन में बोला है स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत दैट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव न्यूज़ हेडलाइंस. मतलब बेस्ड ऑन दिस तुम्हें यहाँ पर बताना है. तो यहाँ पर तुम कोई भी नहीं लिख सकते, जो इससे सूटेबल है वो तुम्हें लिखना है. तो फर्स्ट तुम क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 53 ईयर्स तक ये केस चला. 53 ईयर्स तक चला और उसके बाद फिर लास्ट में ये कहाँ पर सेटल हुआ, मिसूरू लोक अदालत में सेटल हुआ. सो लोक अदालत में स्पीडी जस्टिस, लोक अदालत प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस. तो तुम ये लिख सकते हो कि लोक अदालत प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस and reduces the workload of the other courts. That can be the first point that can be deduced from the above news headlines. And the second one you can write, because यहाँ पर 2 advantages लिखना है. So second advantage you can write, there is no strict application of procedural laws like the civil procedure courts in the Lok Adalat. Now next is question number 2. Imagine you were the part of the German military in the year 1919. So mention any 2 terms of the Treaty of Versailles which would impact you. So यहाँ पर बेसिकली मिलिट्री के बेसिस पे तुम्हें यहाँ पर बताना है. तो तुम पहला क्या लिख सकते हो, पहला लिख सकते हो तुम कि राइन वैली वॉज डीमिलिटराइज्ड. एंड सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट बेस्ड ऑन मिलिट्री, यू कैन राइट दैट द जर्मन आर्मी दैट वॉज restricted to a force of 1 lakh soldiers and navy was limited to only 15,000 men and 24 ships. You can write this. Now next is question number 3. Mention any 2 contributions of सुभाष चंद्र बोस. तो यहाँ पर तुम्हें contributions बताना है. So first point में तुम ये लिख सकते हो that he formed the forward block. Second you can write he led. Point number 2 you can write he led to the freedom struggle outside India and he was also the supreme commander of the INA. Remember one thing कि काफ़ी सारे students यहाँ पर लिखते हैं कि INA was formed by सुभाष चंद्र बोस, but this is wrong. Indian National Army, the actual founder of the Indian National Army is Mohan Singh. But supreme commander कौन था? He was the supreme commander. सुभाष चंद्र बोस, he was the supreme commander of the INA. So remember this thing, do not get confused. And now second last question. Sorry, this is question number 4. यहाँ पर 3 questions और है after this. So give 2 reasons for the acceptance of the Mountbatten plan by the Congress. So ये simple question है, तुम definitely book से कोई भी 2 point लिख सकते हो. So first one you can write it was safer to have a smaller India with a powerful central authority than a bigger state with a weak core. Second you can write the leader felt that further delay in the transfer of power could find India in the midst of civil war. So these are the 2 points. और you can write any other point. तुम book follow कर सकते हो, book में जो भी point है उसमें से तुम कोई भी 2 reasons दे सकते हो for the acceptance of the Mountbatten plan. Next is question number 5. Mention any 2 methods of the assertive nationalist. So moderates था और एक extremist था. तो यहाँ पर तुम्हें assertive nationalist के बारे में लिखना है 2 methods. So first you can write Swadeshi and boycott. Swadeshi, that means the use of Indian goods. So
ये लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड पॉइंट में तुम लिख सकते हो नेशनल एजुकेशन, देयर वर मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच वर एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री एंड एफर्ट्स वर मेड टू प्रोवाइड एजुकेशन विद द national interest. So these are the 2 points that you can mention. Next is question number 6. Mention any 2 objectives of the League of Nations. So League of Nations का यहाँ पर तुम्हें 2 objectives बताना है. First objective you can write to promote international peace and cooperation in the world, and second you can write to settle disputes between countries through negotiation and diplomacy, or you can write no resort to wars. So any 3, यहाँ पर मैंने तुम्हें 3 बता दिया, एनी 2 तुम लिख सकते हो, कोई भी 2 कर सकते हो इसमें से, ये या फिर ये कोई भी तुम कर सकते हो, या फिर बुक में तुम्हारा बहुत सारा पॉइंट्स है, 5-6 ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है जो कि तुम लॉन्ग के लिए पढ़ोगे. लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के पर्सपेक्टिव से तुम ऑलरेडी पढ़ोगे, तो वहाँ से तुम 2 ऑब्जेक्टिव्स कोई भी इधर लिख सकते हो. हियर द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि तुम्हारा पार्ट 1 का क्वेश्चन है. नेम द 2 alliances formed in Europe before the beginning of the First World War. So what were the 2 alliances that were formed? One is the Triple Alliance, और इसमें कंट्रीज़ क्या क्या था, जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया हंगरी. और सेकेंड जो कि था वो था ट्रिपल ऑन्टेट, ENTENTE, ट्रिपल ऑन्टेट. और इसका यहाँ पर कंट्रीज़ क्या क्या था, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. सो दीज वर द 2 अलाइंसेस. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ चुका है. ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग्स बहुत बार यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी आता है. तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फेलियर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस, राइट. सो यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स और फिर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, इसका भी पॉइंट्स करना है, ये भी आता है. तो अच्छे तरीके से ये सारा चीज़ तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, अच्छे तरीके से पढ़ना. पॉइंट वाइज तुम्हें आंसर्स लिखना है, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसके लिए तुम्हें ऐसे पैराग्राफ में मत लिखना रैंडमली, मतलब एक ही पैराग्राफ में सब कुछ मत लिख देना. यहाँ पर तुम्हें पहले एक हेडिंग देना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है. लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के पर्सपेक्टिव से पॉइंट वाइज तुम्हें लिखना है, मतलब एक पॉइंट का हेडलाइन देना है और उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन करना है. तो इस तरीके से तुम्हें हिस्ट्री सिविक्स में आंसर करना है क्वेश्चंस, और तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे. एंड इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व पार्ट 2 एज वेल, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.